हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट आर द जेट स्ट्रीम एंड नाउ how do there is affect the climate of India? There is a most important question here. What are jet stream and the how do there is affect the climate of India? The answer here, jet stream are the high velocity western wind. You know that what is jet stream? Jet stream is only here highly velocity western wind blowing through a narrow zone into upper troposphere. There is only the one line there answer. The jet stream are high velocity western winds blowing through a narrow zone in the upper troposphere. The western flow are the responsible for the western disturbance is experienced in the north and the southwest part of country. This is release a jet stream case of dropping or depression during to monsoon as well as October November month. There is a most important effect of the climate of India. There is only October and November month. The steam jet is causing tropical depression during to the monsoon as well as October November month. There is a most important for the exam view to what is a jet stream and how do they effect of climate of India on this. यहाँ पर अगर हम बात करें जेट धाराएं की, जिसको जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। जेट स्ट्रीम जो होता है इंग्लिश के वर्ड के अंतर्गत आता है और जेट धाराएं जो होती है हिंदी के अंतर्गत आता है। तो एग्ज़ाम में हिंदी वाले बच्चों को बड़ी ही प्रॉब्लम आता है अगर जेट स्ट्रीम लिख देते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं तो जेट धाराएँ याद करके आया हूँ, जेट स्ट्रीम तो मैंने सुना ही नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। कहते हैं अगर हम जेट स्ट्रीम धाराएं की बात करें और ये भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहेगी। यदि हम आंसर पे आए तो आंसर भी साफ है यहाँ पर कि जेट धाराएं उच्च वेग वाली पछुआ हवाएं हैं। तो आप समझ गए, जेट धाराएं उच्च वेग वाली पछुआ हवाएं हैं जो ऊपरी भूमंडल में एक संकीर्ण क्षेत्र से होकर बहती है। तो इसको जो है बहुत आसान आंसर के रूप में आप देख सकते हो। आपको सिर्फ एक लाइन ही याद करना है कि जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट धाराएं उच्च वेग वाली पछुआ हवाएं हैं। अब सोचिएगा पछुआ क्या है, तो वेस्टर्ली पार्ट है ये। वेस्टर्ली जो एयर विंड चलती है उसे कहा जाता है। यानी जेट धाराएं उच्च वेग वाली यानी बहुत तेज गति वाले पछुआ हवाएं हैं जो कि ऊपरी भूमंडल में संकीर्ण क्षेत्र से होकर ये बहती है। कहते हैं पश्चिमी प्रभाव के देश के उत्तर पश्चिमी भागों में अनुभव की जाने वाले पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार है। यानी यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया कि पश्चिमी प्रभाव देश से यानी प्रभाव के देश उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में अनुभव की जाने वाली पश्चिमी जो विक्षोभ के लिए जिम्मेदार होती है। और पूर्वी जेट स्ट्रीम यानी पूर्वी जेट धाराएं जो होती है मानसून के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय जो है अवसाद का कारण बनती है। तो यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि पूर्व जेट जो धाराएं होती है वो मानसून के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय अवसाद का कारण बनती है। तो जेट धाराएं आप समझ गए होंगे, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में था। अगर इससे भी अगर साधारण लैंग्वेज में आपको जानना है तो आप कह सकते हो कि जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेज़ी से बहने वाला या घूमने वाला हवा धाराएं हैं। यानी बहुत तेज़ी से घूमने वाला हवा के एक धाराएं होती है जो किसी भी हो सकती है। कहते हैं पृथ्वी पर भी हो सकता है, वायुमंडल में इसको गति को देखा जा सकता है। यानी देखा जाए तो पृथ्वी पर जो है मुख्य जेट धाराएं ट्रोपोजोल की ऊंचाई पर स्थित होती है और वह पश्चिम में पूर्व की ओर बहती है और उनके पथ आमतौर पर एक घूमने वाले आकार के होते हैं। यानी जेट धाराएं देखा जाए तो आप देख भी सकते हो कि ये घूमने वाले आकार के रूप में ये नज़र आता है। तो अगर हम दोबारा अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो साफ कर देता है कि जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेज़ी से बहने वाले या घूमने वाले हवा की धाराएं होती हैं
और ये जो होती है पृथ्वी पर मुख्य जेठ धाराएं यानी ट्रोपोपॉज की ऊंचाई पर स्थित होती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और उनके पथ जो है आमतौर पर एक घूमने वाले आकार के रूप धारण कर लेती है। तो आप समझ गए होंगे कि जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम क्या होती है और ये भारत की जलवायु पर कैसे प्रभावित करता है। तो ये भारत की जलवायु पर जो है अक्टूबर नवंबर के महीनों में उष्णकटिबंधीय अवसादों के कारण बनती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट सेकेंड एक क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। सेकेंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हियर बिकॉज दे आर डिफाइंड टू द मानसून। द क्लाइमेट इज अ चैप्टर, देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। Monsoon. What is a monsoon? Define to monsoon. The what do you understand by the break in a monsoon? That is the most important question here. The answer here, monsoon refer to the seasonal reversal in the wind direction. You know that what is a monsoon here? The monsoon refer to their seasonal reversal in the wind direction. And monsoon break here refer to the happening of wet and dry spell during the rain season. The monsoon rains take place only for a few days at a time. There is a most important define to monsoon, and what do you understand by there break in a monsoon? So you understand there the monsoon refer to the seasonal reverse in the wind direction, and monsoon break is referred only on the wet and dry spell during to the rain season. There is a very intelligent answer here. The monsoon rain take place only for a few days at a time. यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दूसरे के जो है ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ही आपको मिलेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन कहते हैं ये इसमें बहुत ही गुण जो है समाहित है, क्योंकि जैसे जलवायु हम चैप्टर कर रहे हैं उसके अंतर्गत अगर मानसून के बारे में बात हम ना करें तो ये अधूरी बात रहेगी। तो सबसे पहली बात तो है मानसून को परिभाषित कीजिए, मानसून होती क्या है। कहते हैं मानसून में विराम या ब्रेक से आप क्या समझते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि ब्रेक कैसे होती है मानसून। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन था जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें मानसून की हवाओं की दिशा में जो मौसमी उलटफेर को संदर्भ करता है, यानी मानसून हवा की दिशा में जो है मौसमी उलटफेर को संदर्भ करता है, और मानसून ब्रेक यानी बारिश के मौसम के दौरान गीले और सूखे दौरों के होने के संदर्भ करता है। यानी मानसून ब्रेक का अर्थ यही होता है दोस्तों कि ये गीले और सूखे दौरों के जो है होने के संदर्भ को व्यक्त करता है। मानसून वर्षा का समय में केवल एक दिनों के लिए होता है, यानी देखा जाए तो मानसूनी वर्षा एक समय में केवल कुछ ही दिनों के लिए ही होता है। यानी आपने देखा होगा कि जो अगस्त सितंबर के आसपास जो होता है कुछ समय के लिए बरसात जो होती है 2-3 दिन के लिए ठहर जाती है, तो उसे ही मानसून हम कहते हैं। और मानसून का मतलब यही होता है कि गीले और सूखे के दौर स्टार्ट हो जाते हैं। यानी मानसून विराम का अर्थ होता है ब्रेक का मतलब होता है कि सूखे और गीले और सूखे का दौर जो है आरंभ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन कई मायने में जो एग्ज़ाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका जो है बी पार्ट में क्या है देखते हैं। तो our B part is the second question here. Why is the monsoon considered is a unifying of bond? There is a most important question for the NCERT chapter. That why is the monsoon considered as a unifying of bond? There is an important here. The answer here, although there is a wild variation in the weather pattern across the India, the monsoon bearing some unifying influence on India. The India is a landscape. It's a flora and fauna. There is India is a landscape. It is a flora and fauna, etc. are the highly influenced by the monsoon. The entire agriculture calendar in India is governed by their monsoon. Most of the festivals in India are relative to the agriculture cycle. The festival may be known now by the different name and different part of the country, but their celebration is decided by the monsoon. There is an important point here. The monsoon considered is an influence bond is important. There is India has a different types of flora and fauna, and there is a monsoon is influenced by the monsoon. The agriculture calendar in India is governed by the monsoon. Most of the festivals in India are related to the agriculture cycle, and this festival is maybe known by the different name in different part of country, but there is a celebration in the decided by the monsoon.
यहाँ पर जो दूसरे का बी पार्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानसून को जोड़ने वाला बंधन क्यों माना जाता है, यानी मानसून को जोड़ने वाला बंधन माना क्यों जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बात इसलिए भी रखता है क्योंकि ज़रूरी भी है कि मानसून देखिए बहुत चीज़ों के जोड़ता है, और मानसून के आगमन के कारण ही कहते हैं कई जीव जंतु, पेड़ पौधों का जो है जीवन एक नया रूप धारण कर लेता है। तो देखा जाए तो मानसून को जोड़ने वाला बंधन कहना कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम आंसर की बात करें तो ये साफ क्लियर कर देता है कि हालांकि पूरे भारत में जो है मौसम के पैटर्न में व्यापक विशेषताएं होती है, यानी विविधताएं देखने को मिलती है। क्योंकि भारत में आप अगर देखोगे मौसम के पैटर्न तो काफ़ी आप कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं बरसात हो रही होती है तो कहीं गर्मी पड़ रही होती है तो कहीं सर्दी हो रहा होता है। तो देखा जाए तो भारत के मानसून पैटर्न जो है व्यापक विविधताएं पाई जाती है। मानसून भारत पर कुछ एकीकृत प्रभाव लाता है, यानी देखा जाए तो मानसून भारत पर कुछ एकीकृत प्रभाव लाता है। भारतीय परिदृश्य, इसकी वनस्पति और जीव आदि मानसून से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी बात अगर हम करें भारतीय परिदृश्य में जो फ्लोरा फना की, यानी वनस्पति और जीव की बात करें तो मानसून से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये जीव जंतु जो होते हैं नेचर में रहते हैं और मानसून से काफ़ी प्रभावित होते हैं। कहते हैं भारत में संपूर्ण कृषि कैलेंडर मानसून द्वारा शामिल होता है, यानी भारत में संपूर्ण कृषि अगर देखा जाए तो मानसून पे ही आधारित होती है। आपने देखा होगा कि चाहे पुराने समय में हो, मानसून पे ही जो है किसान निर्भर हुआ करते थे और ये कृषि कैलेंडर के अंतर्गत आता था। भारत में अधिकांश त्यौहार कृषि चक्र से संबंधित हैं। बहुत से त्यौहार आपने मनाते होंगे, जैसे बैसाखी ही देख लो, जब कनक कटती है तो बैसाखी मनाया जाता है पंजाब साइड में। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति भी मनाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो है बहुत देशों में मकर संक्रांति को कई कई रूपों में जो है यहाँ जाना जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पंजाब साइड चले जाओगे तो लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो सारे के सारे जो है कृषि चक्र पे आधारित होते हैं। ऐसे ही बहुत से त्यौहार हैं जो कृषि पे आधारित होती है। तो देखा जाए तो मानसून जो है कई चीज़ों को जोड़ रही है आपस में, कई बंधनों के साथ ये बंध रही है। इन त्योहारों को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से बेशकली जाना जाता है, लेकिन उनका महत्व एक ही होता है कि कृषि चक्र पूरा होने यानी कृषि के अच्छा होने के खुशी में ये त्यौहार मनाई जाती है। लेकिन इसका जो है उत्सव मानसून द्वारा तय किया जाता है कि मानसून जो है किसके अंतर्गत आता है, यानी त्यौहार जो होता है मानसून पे आधारित होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन माना जाता है कि मानसून को जोड़ने का बंधन माना जाता है। क्यों? तो आपने यहाँ पर पॉइंट आपने देख लिया होगा कि भारत में जो है कई तरह के जो यहाँ पर जो है मौसम पाए जाते हैं, यानी भारत में मौसम की बहुत विविधता पाए जाते हैं। मानसून भारत को जो है एक बंधन में बांधता है, क्योंकि मानसून पे जो है कृषि आधारित होती है और कृषि के साथ आपको पता ही है कि फ्लोरा और फना भी मानसून पे ही आधारित होते हैं। कहते हैं वनस्पति और जीव की बात करें तो मानसून से काफ़ी अधिक प्रभावित होती है और कृषि के लिए तो है मानसून एक वरदान सा होता है। और भारत में अधिकांश त्यौहार जो है मानसून के अंतर्गत ही मनाए जाते हैं और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है बात। और इन त्योहारों को जो है अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए मानसून की अच्छा बरसात नहीं होगी तो फसल अच्छा नहीं होगा, और फसल अच्छा नहीं होगा तो आपको लोहड़ी नहीं मनाया जाएगा, बैसाखी नहीं मनाई जाएगी, ठीक है। तो ये देखा जाए तो मानसून के पैटर्न पे भी सारे त्यौहार जो है डिपेंडेबल होते हैं, चाहे वो लोहड़ी हो, चाहे आप उसको मकर संक्रांति कह दो, चाहे आप बैसाखी कहो। कहते हैं सारे के सारे मानसून के कारण ही जो है ये खुशी प्रदान करते हैं। यानी मानसून अच्छे नहीं आएंगे तो ये त्यौहार भी लोग नहीं मनाएंगे। जब उनके फसल ही अच्छे नहीं होंगे तो त्यौहार मनाने का तो यहाँ पर कोई कारण बनता ही नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मानसून के कारण ही कई त्यौहार जो है बंधनों में जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कई मानने में दोनों क्वेश्चन जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण थे एग्ज़ाम व्यू से, ठीक है। और ये ज़रूर क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम की तैयारी में करना चाहिए और ज़रूरी भी है, ठीक है। द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हियर द थर्ड क्वेश्चन इज द टू पार्ट 3A and 3B. The first here 3A. The question is the most important here. Why does the rainfall decrease from the east to the west in the northern India? That is the most important question here. Why does the rainfall decrease from the east to the west in the northern India? The intelligent answer here.
द बाय ऑफ बंगाल branch of the monsoon winds to move to about to the northern east and the turn to the western covering to the northern plan. You know that there is a most important here point, the Bay of Bengal branch of the monsoon. Bay of Bengal branch of monsoon winds and move to about to the northeast and turn westward covering to the northern plan. Well, there is a move to about to the west, there are moisture content tend to be reduced with the subsequent other rains. Hence, the rainfall decrease from east to west in the northern India. There is a most important question 3A. यदि बात करें हम तीसरे क्वेश्चन का तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी 3A और 3B में कन्वर्ट है। कहते हैं ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण था इसलिए हमने इसको 3A और 3B के रूप में रखा। कहते हैं उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा क्यों कम होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगता है। अगर हम मानसून के चैप्टर करते हो या क्लाइमेट के कुछ चैप्टर है तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम क्यों हो जाती है। तो कहते हैं कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम होने का। तो यहाँ पर अगर आंसर देखिए तो साफ कर देता है कि मानसूनी हवाओं की बंगाल की खाड़ी शाखा यानी उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। यानी देखा जाए तो मानसून की हवा जो है बंगाल की खाड़ी में उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि मानसूनी हवाएं जो होती है बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है और उत्तर मैदान को कवर करती है, वे पश्चिम की ओर लौट जाती है। यानी उत्तर मैदान को कवर करते हुए ये किसकी ओर लौटती है, पश्चिम की ओर लौट जाती है। जबकि ये पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और बाद को बारिश के साथ उनकी नमी कम हो जाती है। तो नमी कम होना ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। अंत उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन था और उतने ही महत्वपूर्ण इसके आंसर थे। अब हम देखते हैं तीसरा बी। The third B is the most important here. Describe the regional variation in the climatic condition of India with the help of suitable example. There is a most important question. I repeat again. Describe the regional variation in the climatic condition of India with the help of the suitable example. You know that there is an answer here. India is a peninsula. Show the wild variation in the climatic condition across the various regions. There is an important answer here. The India is a peninsula. Show the wild variation in the climatic condition across the various regions. For example, during the winter season, the temperature goes into the negative in the Himalaya region. There is an important here. Note down your point there. During the winter season, the temperature goes into the negative in Himalaya region. In the northern West India, temperature can be ranged between 0 degree to 15 Celsius during the winter. There is the most important here. In the northern West India, temperature can be ranged between 0 degree to 15 Celsius during the winter. During the same season, temperature in a Chennai remaining is a comfortable 25 Celsius. There is difference is most important here. The same variation can be seen in the summer as well. Will the temperature in Rajasthan can hover around to the 47 Celsius. 47 Celsius in Rajasthan. It is the comfortable 30 Celsius in the Chennai. There is a most important point here. The temperature in Rajasthan can hover around to 47 Celsius. It is the comfortable for 30 Celsius for Chennai. There are different regions, different temperature. There is the most important. The Indian pencils show the wide variation in the climatic condition across to various region. यदि हम बात करें तीसरे के बी पार्ट को तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से भारत की जलवायु दशाओं में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए। अगर आप भारत में रहते हो तो आपको एक बात तो भली भांति समझ होगी कि भारत में जो है हर मौसम हर समय पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मौसम की विविधता पाई जाती है। अगर हम सर्दी की बात करें तो अगर आप देखोगे तो राजस्थान में जो है गर्मी पड़ रही होती है,
ठीक है। अगर हम गर्मी की बात करें, अगर पूरे भारत में गर्मी पड़ रहा है तो शिमला एक ऐसा जगह है जहाँ सर्दी भी होती है। तो भारत में मौसम की इतनी विविधताएं, इसका कारण जो है जलवायु दशाएं हैं, यानी क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाता है। तो यही क्वेश्चन है कि उपयुक्त उदाहरण की सहायता से भारत की जलवायु दशाओं के क्षेत्रीय विभिन्नताओं का आपने जो है वर्णन करना है कि क्षेत्रीय विभिन्नताएं कैसी होती है। बात अगर हम आंसर की करें तो ये साफ करता है कि भारतीय प्रायद्वीप विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिस्थिति में व्यापक बदलाव दिखलाता है। यानी देखा जाए तो पेनिनसुलर जो होती है, भारतीय पेनिनसुलर, वो विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु की परिस्थिति में व्यापक बदलाव को ये दिखलाता है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो शीत ऋतु में हिमालय क्षेत्र में तापमान जो है ऋणात्मक चला जाता है। यानी शीत ऋतु में हिमालय की बात करें तो ऋणात्मक चला जाता है, यानी माइनस में चला जाता है। और उत्तर पश्चिम भारत में देखिए बात करें, सर्दियों के दौरान तापमान जो होता है 0 डिग्री से 15 सेल्सियस डिग्री के बीच में हो सकता है। यानी उत्तर पश्चिम भारत में यहाँ पर 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में मापा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। और इसी मौसम में अगर हम चेन्नई के तापमान की बात करें तो यहाँ 25 सेल्सियस, जो कि काफ़ी आरामदायक रहता है, कंफर्टेबल है 25 सेल्सियस, जो इंसानों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। तो आप समझ सकते हो कि उत्तर भारत की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो इसी मौसम में 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होता है। लेकिन वही हम अगर चेन्नई की बात करें तो यहाँ 25 सेल्सियस तापमान होता है, जिसमें जो है इंसान काफ़ी आरामदायक महसूस करते हैं। गर्मियों में भी यही विभिन्नता देखी जा सकती है, जबकि राजस्थान में तापमान जो होता है 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। लेकिन यही चेन्नई में जो है 30 डिग्री सेल्सियस से अनुकूल है। तो आप समझ सकते हो कि भारत की जलवायु दशाओं में क्षेत्रीय विभिन्नताओं का जो है काफ़ी विविधताएं देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्जाम व्यू से, जिसको आपको अच्छे से करना चाहिए और अपने कॉपी में जो है नोट डाउन भी करना चाहिए। कहते हैं जो बच्चे 9th क्लास में जाएंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर यही क्वेश्चनों को अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो उनका पूरा सिलेबस जो है कवर हो जाता है। द नेक्स्ट 4th क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट ऑफ द मानसून रेन फॉर इंडिया। There is a most important question. I repeat again. Give the characteristics and effect of the monsoon rainfall in India. The characteristics of monsoon rainfall in India, they depend upon to some point. The first point here, the most important, the duration of the monsoon varies from the 100 to the 120 day from earlier June to the mid-September. You know that there is a most important point first. The duration of the monsoon varies from 100 to the 150 day from earlier June to the mid-September. And second point, it's also important, around the time of its arrival, the normal rainfall increasing suddenly and continue regularly for several days. This is called to the burst of the monsoon. You know that there is a question most important here. What is the burst of monsoon? Important question making here. The answer here, around the time of its arrival, the normally rainfall is increasing suddenly and continue regularly to the several days. This is called to the burst of the monsoon. And third point here, they are distinct from to the pre-monsoon showers because of their increasing to rainfall amount and regularity. That is important here. They are distinguished from to pre-monsoon shower because of their increasing the rainfall amount and regularity. The fourth point is the most important here. The monsoon arrive at the southern tip of the Indian Peninsula generally by the first week of June. The monsoon arrive at the southern tip. There is a generally first week of June. There is an important point here. And the last point, the rainfall is unevenly distributed across the country. There is an important point here. The rainfall is unevenly distributed across to the country. And the next year, effect. The effect of the monsoon rainfall in India. There is the most important. The point here,
Agriculture in India largely depend on the Indian monsoon for water. Later low and excessive rain have a negative impact upon to the crops. You know that effect of monsoon is rainfall in India. There is a first point is the most important. Agriculture in India is largely depend on the Indian monsoon for the water. Later low is excessive. Is the rains have a negative impact upon to the crops. And the B here, due to the uneven distribution of the rainfall across the country, there are a few places that are drought prone and the few are flood affected. And C point here, the monsoon here provides the Indian with a rise to the climatical pattern. Hence, it is a spirit of the presence of great regional variation. It is have an influence upon the country and it's a people. The effect of the monsoon is the rainfall is the 3 point is the most important for the exam view. यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है कि भारत में मानसूनी वर्षा की विशेषता एवं प्रभाव आपको बताना है कि भारत में मानसूनी वर्षा की क्या विशेषता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है भारत के मानसून पे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम भी उसके अंतर्गत रखता है। ये कहते हैं भारत मानसून वर्षा की विशेषता की बात करें तो पहली पॉइंट तो यही दर्शाता है कि मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिन तक होती है। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है कि मानसून की अवधि जून से आरंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिनों तक होती है। 365 दिनों में 120 दिन जो होता है वो मानसून के लिए होता है और इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है। यानी देखा जाए तो मानसून जैसे आती है वर्षा को जो है अचानक बढ़ जाना इस बात को दर्शाता है और कई दिनों तक नियमित रूप से जारी रहती है। इसे मानसून का जो है पृष्ठपोष कहते हैं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण आता है ब्रस्टिस यानी पृष्ठपोष। तो अगर एग्जाम में पृष्ठपोष आ जाता है या ब्रस्टिस आ जाता है तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो कि इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक जो है नियमित रूप से जारी रहती है। इसे ही जो है मानसून का विस्फोट कहते हैं, विस्फोट कहते हैं। तो स्पोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो वर्षा की मात्रा नियमित में वृद्धि के कारण उन्हें पूर्व मानसून वर्षा से अलग हो जाता है। तो ये भी बात में इम्पोर्टेंट रखता है कि वर्षा की मात्रा नियमित में वृद्धि के कारण उन्हें जो है पूर्व मानसून वर्षा से अलग हो जाता है। यदि हम चौथे पॉइंट की बात करें तो साफ हो जाता है कि मानसून आमतौर पर जून से पहले सप्ताह तक भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर पहुंच जाता है। यानी जो है पेनिनसुलर पे जो है ये पहुंच जाता है। कब पहुंचता है? जब मानसून आमतौर पर जून के पहले सप्ताह तक ये पेनिनसुलर के दक्षिण सिरे पर पहुंच जाता है। यानी प्रायद्वीपीय के दक्षिण सिरों पर पहुंच जाना इसका स्वभाव होता है। अगर हम पाँचवें पॉइंट की बात करें तो कहते हैं देश भर में वर्षा का वितरण असामान्य रूप से होता है। कहीं अधिक वर्षा होती है तो कहीं कम होता है तो कहीं होती ही नहीं है। तो यही पाँचवा पॉइंट जो है दर्शाता है कि देश भर में वर्षा का वितरण ठीक है असामान्य रूप से होता है। यानी सामान्य रूप से नहीं होता है, असामान्य रूप से होता है। कहीं अधिक होना, कहीं कम होना, कहीं होना ही नहीं। कहते हैं अगर हम बात करें भारत में मानसून वर्षा के प्रभाव, देखिए विशेषता के साथ प्रभाव भी जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में मानसून की वर्षा के क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहला प्रभाव तो यही आपको दर्शा सकता है कि भारत में कृषि पानी के लिए काफ़ी हद तक भारतीय मानसून पर निर्भर करती है। आपको पता है पुराने समय में लोग जो होते थे, किसान जो होते थे, जो है टकटकी लगा के आसमान में देखते कि कब बारिश होगा, कब वो फसल लगाएंगे। तो ये पैटर्न जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय के अंतर्गत कि जितने भी किसान थे वो वर्षा पर निर्भर थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में जो है ट्यूबवेल लगाई गई है, नदियाँ खोदी गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और सिंचाई के साधन जो है हर मौसम हर समय उपलब्ध हो जाता है। तो इससे जो है भुखमरी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन वही हम पुराने समय में देख के इसके प्रभाव को तो कहते हैं भारत में कृषि पानी के लिए काफ़ी हद तक भारतीय मानसून पर निर्भर हुआ करते थे। देर से कम या अत्यधिक बारिश या फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। देखिए ऐसा होता था कि फसल पक जाती थी लेकिन अचानक क्या होता था, बारिश हो जाती थी जिसके कारण फसल बर्बाद हो जाता था पूरी तरह से, ठीक है। या कभी मौसम निकलती चली जा रही थी
और बरसात ही नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो फसल जो रहती थी पिछड़ जाती थी। तो मानसून के कारण जो है उस समय काफ़ी प्रभाव कृषि पर देखने को मिलता था। अगर बात करें हम दूसरे पॉइंट की, तो साफ करता है कि देश भर में वर्षा के असामान्य वितरण के कारण कुछ स्थान ऐसे थे जो सूखे प्रबंध थे और कुछ बाढ़ प्रभावित थे। तो भारत में अक्सर ये देखने को मिलता है कि बरसात का जो यहाँ पर वितरण है वो असामान्य रूप से है। कहीं अधिक बारिश होती है तो कहीं बरसात का नामो निशान नहीं होता। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। और कई क्षेत्र जो होते हैं बाढ़ से ही प्रभावित होते हैं। तो भारत में तो अक्सर ये देखने को मिला ही है कि एक क्षेत्र में वर्षा हो ही नहीं रही है और एक क्षेत्र में इतना हो रहा है कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो गया है। तो भारत में जो देखा जाए तो मानसून का जो है, जो वर्षा का जो है असामान्य वितरण जो है काफ़ी प्रभाव यहाँ पर जो है भारतीय मानसून दिखाता है। अगर हम सी पार्ट की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शा रहा है कि मानसून भारत को एक विविध जलवायु पैटर्न प्रदान करती है। मैंने इस क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि मानसून भारत को एक विविध जलवायु पैटर्न प्रदान करता है। अगर आप किसी और कंट्री की बात कर ले तो ऐसा मानसून आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जैसा भारत में होता है। कहते हैं सर्दी हो तो सर्दी में भी आपको गर्मी वाले क्षेत्र मिल जाएंगे और गर्मी हो तो सर्दी वाले क्षेत्र भी मिल जाएंगे। मान लीजिए अगर सर्दी का समय है तो आपको राजस्थान में जो है गर्मी मिलेगी दिन के टाइम, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर अगर काफ़ी गर्मी पड़ रही है भारत के पूरे क्षेत्र में, तो ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ पर सर्दी पड़ रही होती है, जैसे आपका शिमला। तो समझ गए ना कि भारत में जो है कितनी विविधता पाई जाती है मानसून के अंतर्गत। यानी मानसून भारत को एक विविध जलवायु पैटर्न प्रदान करती है। इसलिए जो है महान क्षेत्रीय विविधताओं की उपस्थिति के बावजूद इसका देश और इसके लोगों पर एक कृत प्रभाव होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसमें हम विशेषता और प्रभाव का जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया है। और इसका आंसर जो है बहुत ही साधारण है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक बार समझ लेने की आवश्यकता है। एक बार समझ लोगे तो ये क्वेश्चन का जो है आंसर आप भली भांति लिख पाओगे। फिफ्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। व्हाट डू यू मीन बाय द साउथर्न ऑसिलेशन? दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। आई रिपीट अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय द साउथर्न oscillation? The answer here, normally when the tropical eastern South Pacific Ocean experience a high pressure, the tropical eastern India Ocean experience a low pressure. You know that there is a most important point here. The eastern South Pacific Ocean experience a high pressure, and other side the tropical eastern India Ocean experience a low pressure. But the content here, there is a reversal in the pressure condition, and the eastern Pacific has a low pressure. It is a comparison to be the eastern India Ocean. The periodical change in the pressure condition is known as the southern oscillation. You know that there is a short answer. This periodical change in the pressure condition is known as the southern oscillation. That is important here. A feature connected with the SO is the El phenomenon, in which a warm ocean current through the flow past of the Peruvian coasted, in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years. The change in the pressure condition are connected to be a EI nano. The EI nano, what do you mean the EI nano here? Another phenomenon is the referred to as ENSO. Is mean EN is a nano southern oscillation. There is a most important question and the intelligent answer here. देखिए, अगर हम बात यहाँ पर करें पाँचवा क्वेश्चन की, तो पाँचवा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं दक्षिण दोलन से आप क्या समझते हो? दक्षिण दोलन से आप क्या समझते हो? आखिर दक्षिण दोलन होती क्या है? तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि दक्षिण दोलन से आप क्या समझते हो और दक्षिण दोलन होती क्या है। आमतौर पर जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर उच्च दाब का अनुभव करता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर कम दाब अनुभव करता है। तो आप समझ गए कि आखिर ये दोलन क्या कहती है।
तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर उच्च दाब को अनुभव करती है, तो उसी समय उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर कम दबाव अनुभव करता है। यानी प्रशांत महासागर उच्च दाब अनुभव करेगा, वहीं पर हिंद महासागर जो है कम दाब अनुभव करेगा। लेकिन कुछ वर्षों में दबाव की स्थिति में उलटफेर होता है। यानी देखा जाए तो कुछ वर्षों में जो होता है यही दबाव बदल जाती है और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में कम दाब होता है। दाब की स्थिति में इस आणविक परिवर्तन को दक्षिण दोलन के रूप में से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि दक्षिण दोलन क्या होता है। यानी जो ये उच्च और निम्न दाब जो होती है दक्षिण प्रशांत महासागर और पूर्वी हिंद महासागर में, तो इसी को जो है हम दक्षिण दोलन के रूप में जानते हैं। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे कि दक्षिण दोलन का क्या अर्थ होता है। जो ये उच्च और निम्न दाब की जो प्रेशर डलती है, ठीक है, इसी को ही हम जो है दोलन के रूप में जानते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आंसर रखता है। अगर हम बात जानें तो यहाँ पर एसओ से जुड़ी एक विशेषता एन यूनिट घटना है। यानी एसओ से जुड़ी एक विशेषता ईएल नियोन घटना से संबंधित है, जिसमें हर 2 से 5 साल में ठंडी पेरू की धाराएं के स्थान पर पेरू के तट से गुजरने वाला एक गर्म महासागरीय धारा बहती है। यानी देखा जाए तो 2 से 5 साल में एक घटना घटती है जहाँ पर ठंडी पेरू धारा के स्थान पर पेरू के तट के गुजरने वाला एक गर्म महासागरीय धारा बहती है। कहते हैं दबाव की स्थिति में बदलाव जो है अल नीनो से जुड़ जाती है, इसलिए घटना को जो है ENSO के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ENSO होता क्या है। तो ENO जो होता है अल नीनो दक्षिण दोलन के रूप में जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ENSO के अंतर्गत क्या है। यानी 2 से 5 साल में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है महासागरीय धाराओं में, जो बदलाव दिखते हैं, उसी को जो है हम इस घटना को ही ENSO कहते हैं। और दक्षिण दोलन तो समझ ही गए होंगे आप कि जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में जो दबाव उच्च और निम्न होते हैं और ये जो बदलाव देखने को मिलता है, इसी को जो है हम दक्षिण दोलन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जिसको मैंने भली भांति समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, हियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लाइमेट, क्लास 9th ज्योग्राफी। The most important here, a 6th question. Write a short note on the trade winds. Write a short note on the trade wind. What is the trade wind here? The trade wind is the most important question for the climate chapter. The winds are blowing from to the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt are formed as a trade wind. You know that the format of it is a trade wind here. The only here answer, the wind blowing from to the subtropical high pressure belt to the equatorial low pressure belt are formed as a trade wind. The blow of subwards get deflected to the high due to the Coriolis force and move toward the equatorial low pressure area. Generally, this wind carry to the little moisture as they originate and blow over to the land. You know that there is an important point here. The blow southward get deflected to the right due to the Coriolis force and move toward to the equatorial low pressure area. Generally, this wind is a carry little moisture as they originate and blow over to the land. There is a most important, and therefore there are bearings a little or no rain. Their trade winds are the most permanent and regular of all the planetary winds. They blow with a great force in a constant direction. There is important question is the most important answer here. Therefore the bearings are little or no rain, and their trade winds are the most is a permanent and regular of all the planetary winds. They blow with a great force in a constant direction.
छठवां क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और साधारण भी है कि व्यापारिक पबनों पर जो है आपने बताना है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, यानी ट्रेड विंड के ऊपर जो है आपने संक्षिप्त वर्णन करना है, जिसे हम हिंदी में व्यापारिक पबनों के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले प्रश्न तो आपको यही आ रहा होगा कि व्यापारिक पबनें होती क्या है, क्या व्यापारिक पबनें भी हो सकती है? तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इसके आंसर देखोगे तो आपको ये बात साफ हो जाएगी। कहते उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से जो विविध रेखीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलने वाली पवने को जो है हम व्यापारिक पवने कहते हैं। यानी देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय अगर उच्च दाब पेटी से विषुववर्तीय रेखीय निम्न वायु दाब पेटी की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवने कहते हैं। यानी जो पवन चलती, जो हवाएं चलती है, उनका भी जो है नाम होती है। आपने कभी सुना होगा कि पूर्वी हवा चल रही है, पश्चिमी हवा चल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही व्यापारिक पवनों को ही नाम दिया जा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यापारिक पवन क्या होता है। कहते हैं दक्षिण की ओर उड़ती है और करियोसोल बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। यानी देखा जाए तो करियोसोल बल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है रोल निभाती है, क्योंकि ये दाहिनी ओर विक्षेपित कर देती है और ये विषुववर्तीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ जाती है। यानी विषुववर्तीय निम्न दाब की ओर बढ़ जाना इसकी स्वाभाविक गति होती है। आमतौर पर ये हवाएं जो होती है थोड़ी नमी ले जाती है। यानी देखा जाए तो इस हवाओं में जो होती है थोड़ी नमी अपने साथ ले जाती है, क्योंकि ये उत्पन्न होती है और भूमि पर चलती है। देखिए, ये उत्पन्न होती है और सिर्फ भूमि पे चलती है। यानी इसकी जो गति होगी नीचे साइड होगी, अर्थ के ऊपर होगी, ऊपर नहीं होगी, ये भूमि पर होगी। तो ये काफ़ी व्यापारिक पवन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हर चीज़ों के लिए। इसलिए बहुत कम या बिल्कुल भी वर्षा नहीं लाते हैं। यानी व्यापारिक पवन चलने के कारण जो है बहुत ही कम या बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती है। यानी व्यापारिक पवन चलेगा तो समझ जाइए कि वर्षा जो होगा बहुत ही कम होगा या बरसात होगी ही नहीं। व्यापारिक पवन सभी ग्रहण पवनों में सबसे स्थायी और नियमित होती है और वो एक जो है स्थिर दिशा में बड़ी ताकत से वार करती है। यानी एक ही दिशा में बहुत ही जो है फोर्स लगा के ये वार करती है, चलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसलिए आप चाहे पेपर में बैठने जाओ, चाहे आप मिड टर्म एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे हाउस टेस्ट दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम कर रहे हो, ये क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस पर जो है आपका पूरा चैप्टर निर्धारित होता है। जो बच्चे ये क्वेश्चन कर लेते हैं वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक 100% प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। Here 7th question is 2 part, 7A and 7B. The first here 7A. The Mumbai receive a more rainfall in a rainy season. Why? You know that there is a most important question and general question here. The Mumbai receive a more rainfall in a rainy season. Why? Explain. The Mumbai receive a more rainfall in a rainy season from Arabian Sea, the branch from June to September. There is a most important answer here. The Mumbai receive a more rainfall because the season for the Arabian Sea is a branch from June to the September. There is a rain season. And Mumbai is located on the western coast which come into way of the Arabian Sea branch. There is the way of the Arabian Sea branch that is come to the Mumbai. The localite. It is localite on the windwards side of the Western Ghat, which receive a very heavy rainfall, which is more than 250 centimeter rainfall here. You know that you understand the Mumbai receive a more rainfall because there is the Iscom Bay of the Arabian Sea branch. The Arabian Sea is the heavier rainfall on Western Ghat. There is a rainfall here
और 250 सेंटीमीटर देयर इज अ हाईली रेनफॉल एयर। यहाँ पर जो 7 क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है, 7A और 7B, क्योंकि ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था इसलिए हमें रखना पड़ा। कहते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल है और काफ़ी साधारण है कि बारिश के मौसम में मुंबई में अधिक बारिश होती है, क्यों? आपने टीवी न्यूज़ में देखा होगा कि रेनिंग सीजन के अंतर्गत मुंबई में इतनी बारिश होती है कि लोग जो है तैर के जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो लोग जो है वहाँ पर ये कोसते हैं कि वहाँ म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन की जो है पुण्य व्यवस्था नहीं थी। कहते हैं जब हैवी रेन होगा तो कहते हैं गटर भी फेल हो जाता है, ठीक है? तो इतना अधिक रेन होना आखिर किस कारण से होता है? हम तो यही कह देते हैं कि भाई यहाँ पर अधिक रेन होता है, सिंपल सी बात, लेकिन वास्तविकता जानोगे तो आप समझोगे। कहते हैं पढ़े लिखे बच्चे जो होते हैं ऐसे बात नहीं करते हैं, ठीक है? तो यही बात यहाँ पर क्वेश्चन के अंतर्गत है कि बारिश के मौसम में मुंबई में अधिक बारिश क्यों होती है। देखा जाए तो मुंबई में जून से सितंबर तक अरब सागर की शाखाओं से वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है। यानी देखा जाए तो इसका कारण जो है जून से सितंबर में बारिश होती है, लेकिन कारण क्या बनता है? अरबियन सी यानी अरब सागर की शाखाओं के कारण ही यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है? मुंबई जो है पश्चिमी तट पर स्थित है जो अरब सागर शाखा के रास्ते में आता है। अगर आपको पता होगा, भारत के मानचित्र देखे होंगे तो अरब सागर जो है मुंबई के काफ़ी करीब है और मुंबई साइड ही है। तो मुंबई जो है अरब सागर के रास्ते में आता है और अरब सागर के कारण यहाँ पर हैवी रेन होती है। यह पश्चिम घाट के जो है पवनमुख भाग में स्थित है जहाँ बहुत भारी वर्षा होती है जो 250 सेंटीमीटर के अधिक होती है। अब यहाँ पर वर्ड आया है पवनमुख विमुख। देखिए पवन विमुख का कारण ये होता है कि जब बरसात होती है तो हवा का भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि हवा जो है बादल का रुख को चेंज कर देता है। बादल जिधर साइड जाएगी उधर साइड ही हैवी रेन होगा, ये स्वाभाविक बात है। और यहाँ पर जो है बारिश की जो मात्रा नापी गई है 250 सेंटीमीटर है। अब सोचिएगा कि बारिश की जो मात्रा है 250 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ। देखिए दोस्तों, कहते हैं इसका नापने का तरीका ये होता है कि बरसात में आप एक कौली रख दीजिए और देखिए कितने टाइम में जो है कितना ये भर गया है और उसको सेंटीमीटर में नाप लीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 250 सेंटीमीटर जो है काफ़ी हैवी रेन की तरफ इशारा करता है। तभी जो है मुंबई में अगर देखा जाए तो जून से सितंबर के समय आप न्यूज़ देखना काफ़ी अधिक वर्षा होती है। और इसका कारण क्या होता है? अरब सागर की शाखाएं यानी ब्रांच ऑफ अरबियन सी। इतना सही आंसर है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। द नेक्स्ट ईयर 7B है। व्हाट इज अ October heat? There is a most important question for the exam view. What is the October heat? You know that there is answer here. The month of October, November, from a period of transitions from to hot rainy season to dry winter condition. The important here, a time period of October, November, a period of transitions from to the hot raining season to the dry winter condition. And the treat of the monsoon is marked by clear skies and the rise in the temperature. Will the temperature are highly and night is cool and pleasant. There is important here. Will the day is the temperature are high. The day temperature is very high, but night are cool and pleasant. Important here. The condition of the Rajasthan same here. The land is still moisture. The land is still here the moisture owing to the condition of high temperature and humidity. Their weather become a rather oppressive during to the day, and this is commonly is known as the October heat. You know that? You understand October heat? The October heat is simply here. There is a transition of the hot raining season to dry winter condition, and there is sky and the rise of temperature. And their temperature are high and night are cool and pleasant.
The land is still a moisture, the owing their condition of a high temperature and humidity that is called to the October heat. देखिए हमारे समक्ष जो 7th बी क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर हीट क्या होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्टूबर हीट एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है और आता ही रहता है। तो ये आपके लिए जो है आंसर को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है और याद तब होगा जब क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। तो समझने के लिए आपको ध्यान से इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और कहते हैं जब भी वीडियो देखते हो तो उस समय एकांत होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आप इस वीडियो को अच्छे समझ सकोगे। अगर शोर शराबा में समझते हो तो आधे बात समझ में आएगी और आधे बात निकल जाएगी। इसलिए कभी भी समझो तो शांत माहौल में समझो। तो यहाँ हमारे समक्ष आया है अक्टूबर हीट। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में गर्म बरसात के मौसम से शुष्क सर्दियों की स्थिति में संक्रमण की अवधि बनते हैं। आपने देखा होगा कि अक्टूबर नवंबर के महीने गर्म बरसात के मौसम से शुष्क सर्दियों की स्थिति में संक्रमण की अवधि बनते हैं। यानी देखा जाए तो ये गर्म से जो है सर्द की ऋतु में चले जाते हैं। ठीक है, तो मानसून की आपसी सपा सामान्य और तापमान में वृद्धि से चिंतित होती है। जबकि दिन का तापमान अधिक होता है, आपने देखा होगा कि दिन का काफ़ी तापमान अधिक होता है, रातें लेकिन ठंडे और सुखद होती है। जमीन जब भी नम होती है, जमीन जो होती है काफ़ी नम होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थिति के कारण दिन के दौरान मौसम काफ़ी दमककारी होती है और इसे आमतौर पर अक्टूबर गर्मी के रूप में माना जाता है। यानी इसे अक्टूबर गर्मी यानी अक्टूबर हीट के रूप में देख सकती हो। तो समझ गए होंगे कि अक्टूबर हीट क्या होती है। यानी देखा जाए तो उच्च तापमान और आर्द्रता की स्थिति के कारण दिन के दौरान मौसम काफ़ी दमकती है, यानी काफ़ी गर्मी होती है और आमतौर पर इसको जो है अक्टूबर हीट यानी अक्टूबर गर्मी के रूप में जाना जाता है। क्योंकि नमी और जो कहते हैं नमी के कारण उच्च तापमान बनती है और आर्द्रता की स्थिति काफ़ी बढ़ जाती है, जिनके कारण जो है मौसम काफ़ी चमकती है, काफ़ी गर्मी पैदा होती है और इसी को अक्टूबर गर्मी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 8th question. The 8th question is the most important here. Write a short note on withdraw or treated of monsoon. There is a most important question. Short note on the withdrawal or retreat of monsoon. The answer: withdraw or the retreat of the monsoon is a more gradually process. There is a more gradually process. The withdrawal of the monsoon began a northern western state of India by the earlier September. The monsoon began the northern western state of India by the earlier September. By mid-October, it withdraws completely from the northern half of the peninsula. The withdrawal from the southern half of the peninsula is rapid. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. There is an important point here. The mid-October, it is a withdrawal completely from northern half to the peninsula. The withdrawal from to the southern half of the peninsula is rapid. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. The Iceland received the very first monsoon shower progressively from to the south to the north. The first monsoon shower progressively received here north to the south to north, from the last week of April to the first week of May. The last week of April and first week of May, there are withdrawal take place progressively from north to south from the first week of December to the first week of January. By this time, the rest of the country is already under to the influence of the winter monsoon. You know that there is a most important point here. The first shower of monsoon progressive is the south to the north area and the last week of April and first week of May. There is a withdrawal take place progressively from north to the south from to the first week of December to the first week of January. By this time of rest of country is already under the influence of the winter
मानसून। अगला 8वां क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मानसून की आपसी, ठीक है, और आपसी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि मानसून की आपसी कैसे होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है आपने। मानसून की आपसी की यहाँ बात की जा रही है कि मानसून की आपसी कैसे होती है, मानसून की स्टार्टिंग कैसे होता है। तो ये आपने संक्षिप्त में इसके बारे में बताना है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। कहते हैं मानसून की वापसी या वापसी एक अधिक क्रमिक प्रक्रिया है कि मानसून की वापसी कैसे होती है। तो एक देखा जाए तो एक क्रम की प्रक्रिया है, यानी एक सिस्टमैटिक है, ठीक है। एक क्रम में जो है ये आपस रिटर्न होती है। कहते हैं भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में सितंबर के शुरुआत में मानसून की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए ये पॉइंट नोट करने वाला है कि भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में सितंबर की शुरुआत में मानसून की शुरुआत हो जाती है। यानी देखा जाए तो मानसून की शुरुआत जो होती है उत्तर पश्चिमी राज्यों में होती है, और टाइम क्या होती है, सितंबर की में होती है। मध्य अक्टूबर तक यह प्रायद्वीपीय के उत्तर आधे हिस्से से पूरे तरह से हट जाती है और प्रायद्वीप दक्षिण भाग में वापस तेजी से होती है, और दिसंबर की शुरुआत तक देश की बाकी हिस्सों में मानसून की वापसी हो चुकी होती है। यानी दिसंबर की शुरुआत में देखा जाए तो पूरे देश में जो है हिस्सों में मानसून की वापसी हो चुकी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के पहले सप्ताह तक उत्तर दक्षिण उत्तर की ओर द्वीप पर पहले मानसून की बौछारें प्राप्त होती है। यानी अगर आपको पूछा जाए कि पहले मानसून की बौछार कहाँ होती है और किस क्षेत्र में होती है और किस समय होती है, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के पहले सप्ताह तक जो है उत्तरेत दक्षिण से उत्तर की ओर द्वीपों पर जो है पहले मानसून की बौछारें पड़ती है। प्रत्याहार दिसंबर से पहले सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर जो है उत्तरेत्र होती है, और इस समय तक शेष देश पहले ही शीतकालीन मानसून के प्रभाव में आ चुके होते हैं। यानी शीत ऋतु जो होती है चलना शुरू हो जाती है, तब जाके जो है यहाँ पर मानसून का आगमन होता है, यानी मानसून आपस लौटती है। तो समझ सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो इसमें बहुत ही साधारण शब्दों में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो ये साफ कर देता है कि मानसून जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है, और ये उत्तर पश्चिम राज्य में जो है सितंबर के शुरुआत मानसून शुरुआत हो जाती है, और मध्य अक्टूबर तक प्रायद्वीप के उत्तर आधे हिस्से से पूर्वी तरफ हट जाती है, और कहते हैं ये काफ़ी तेज हो जाती है। दिसंबर की शुरुआत तक देश के बाकी हिस्सों में मानसून की जो है आपसी हो चुकी होती है, और कहते हैं अप्रैल के अंतिम सप्ताह और मई के पहले हफ्ता में उत्तर दक्षिण के क्षेत्र में जो है पहले मानसून की बौछारें के रूप में पड़ती है, और दिसंबर के पहले सप्ताह के जनवरी से पहले सप्ताह तक जो है उत्तर पश्चिमी की ओर ये बढ़ती चली जाती है। कहते हैं देश में उस समय जो होता है सारे देश जो है शीतकालीन के चपेट में होती है, तब जो है मानसून के प्रभाव आ चुका होता है। यानी शीत ऋतु में देखने को मिलता है जो है मानसून के प्रभाव। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्जाम व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चैप्टर क्लास 9 ज्योग्राफी, द 9th क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। What are the variation in the precipitation in India? There is a most important question. What are the variation in the precipitations in India? There is a most important here. The answer first point here, there are variation not only in the form and types of the precipitation but also in its amount and seasonal distribution. You know that the first point is clear here. There are variation not only in their form and types of the precipitation but also in the amount and the seasonal distribution. The B point here, the rest of the country receive a moderate rainfall. The rest of country receive a moderate rainfall and a snowfall in there is a restricted to the Himalaya region. You know that the snowfall in there is restricted here Himalaya region. And C point here, the annual precipitation is a varies from to over 400 centimeters Meghalaya to the less than 10 centimeters Ladakh and the western Rajasthan. I repeat again, see here, the annual precipitation varies from over 400 centimeters in Meghalaya to the less than 10 centimeters Ladakh and western Rajasthan.
The D here, the owing to be a nature of monsoon, the annual rainfall in the highly variable from year to year, and variability is a high in the region of the low rainfall, such as the part of Rajasthan, Gujarat, and the leeward side of the West Ghat. There is an important here. The opening of the nature of the monsoon, the annual rainfall highly variable from year to year, and variability is a high to region of low rainfall such as the part of Rajasthan and Gujarat. And the last point here, the most part of country receive a rainfall from June to September. But some part like the Tamil Nadu is the coastal get most of its rains during the October and the November. The important point here, the most part of the country receive a rainfall from June to September. But some part like the Tamil Nadu is the coastal get most of the rain during October and November. अगला जो है 9th क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9th क्वेश्चन ये दर्शाता है कि भारत में वर्षावन में क्या विभिन्नताएं हैं, यानी प्रेसिपिटेशन कैसे होती हैं। तो भारत में वर्षावन में क्या विभिन्नताएं देखने को मिलता है, तो इसी बात पे जो है हम यहाँ विस्तारपूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो है वर्षण में क्या विभिन्नता देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि वर्षा के रूप में, प्रकार में ही नहीं बल्कि इसके मात्रा और मौसमी वितरण में भी विभिन्नताएं होती है। यानी पहला पॉइंट साफ कर देता है कि वर्षा के रूप और आकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और मौसम वितरण में भी काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलता है। कहते हैं शेष देश में सामान्य वर्षा होती है, यानी पूरे देश में देखा जाए शेष देशों में तो सामान्य वर्षा होती है और हिमपात हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित होती है, क्योंकि जो रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, सिर्फ हिमालय क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। ठीक है। मेघालय में वार्षिक वर्षा जो होती है 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है, क्योंकि आपको पता है अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो आप चेरापूंजी मेघालय के नाम ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और देखा जाए तो जो है मेघालय क्षेत्र में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। तो आप समझ सकते हो कितने अधिक रेनफॉल का क्षेत्र है ये। कई बार जो है ये क्वेश्चन कई जगहों पर पूछा गया है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र का नाम बताइए, तो ये ऑप्शन में या तो मेघालय होगा या आपका चेरापूंजी होगा। तो दोनों का मतलब एक ही क्षेत्र है। ठीक है। तो आप मेघालय भी बोल सकते हो और या चेरापूंजी भी कह सकते हो, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और देखा जाए दूसरे क्षेत्र में जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक कम होती है वो लद्दाख है, यानी लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यानी यहाँ पर सूखा का जो है मार झेलना पड़ता है। जहाँ पर देखोगे तो कहते हैं लद्दाख में और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो कहते हैं वहाँ पर सिर्फ फुहारे होते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इसी बात की ओर संकेत कर रहा है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कहते हैं मानसून की प्रकृति के कारण वार्षिक वर्षा वर्ष दर वर्ष अत्यधिक परिवर्तनशील होते रहते हैं। यानी देखा जाए तो ईयर बाय ईयर जो वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो अधिक बदलाव की तरफ इशारा करता है। और कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी घाटों के जो है पवन वहीन भागों में परिवर्तनशील अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर पवनें जो है गलत दिशाओं में बह रहे होते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान और गुजरात में वर्षा होती ही नहीं है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान और गुजरात में वर्षा होती भी है तो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये क्षेत्र जो है काफ़ी जो है सूखे के चपेट में हर समय रहती ही रहती है। यदि हम अंतिम पॉइंट की बात करें तो कहते हैं देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है। यानी भारत के क्षेत्र में देखा जाए तो कहते हैं अधिकांश भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु तट जैसे कुछ भागों में अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर के दौरान होता है। और आपको पता है अक्टूबर नवंबर जो है सर्द ऋतु का समय होता है। तो तमिलनाडु देखिए सर्द ऋतु के चपेट में तो होता ही होता है, प्लस वर्षा के भी चपेट में आ जाता है।
क्योंकि काफ़ी जो है इसकी दबाव अधिक पड़ता है, बाद में पड़ता है, इसलिए तमिलनाडु में जो है अक्टूबर नवंबर में जो है बरसात होती है और बाकी देशों में जो है जून से सितंबर के मध्य ही जो है बरसात होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यहाँ पर एग्जाम व्यू से। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, समझ गए हो, तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। क्योंकि कहते हैं दूसरे की भलाई करना ही कहते हैं अपना भलाई करने के समान होता है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे 24 घंटे के लिए लगा देना है। जो बच्चे आपके कांटेक्ट में होंगे वो ज़रूर देखेंगे वीडियो और उनको समझ में भी आएगा। तो आपके कारण किसी दूसरे बच्चे को वीडियो मिलता है और समझ जाते हैं और एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। तो कहते हैं इससे अधिक सुखद अनुभव आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी जो है आपको 10वीं क्लास के भी वीडियो जो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और कहते हैं जो बच्चे 8th क्लास में हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वो 9th क्लास में अब जाने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए 9th क्लास में जो है ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रखेगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चनों में जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ है। यानी ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो समझ लीजिए कि आपने पूरे चैप्टर को कर लिया है। और ये तब होगा जब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में आप सेव कर लोगे।